हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा कैंपस में। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वर्ग 10th के बच्चों के लिए जो है इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर लेकर आया है, जिसका नाम क्या है, राज एवं राष्ट्र किया है। तो चलिए बिना देरी का क्लास को प्रारंभ किया जाए। इससे पहले आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। देखिए चैप्टर 2 का नाम क्या है, राज एवं राष्ट्र किया है। इसमें हम जानेंगे क्या, याद रखिएगा, हम आय के बारे में जानेंगे। आय का इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, तो आय को इंग्लिश में हम कहते हैं इनकम। देखिए आय होता क्या है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कार्य करता है और कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह उसका क्या कहलाता है, आय कहलाता है। वही चीज लिखवा दी है, आय अर्थात इनकम, अर्थात किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई आर्थिक क्रिया के बदले में प्राप्त पारिश्रमिक को उस व्यक्ति का क्या कहा जाता है, आय कहा जाता है। अर्थात समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी व्यक्ति कार्य करता है और कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होता है वह उस व्यक्ति का क्या कहलाता है, आय कहलाता है। देखिए आय कहलाता है, आय ही वह मापदंड है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति, राज्य अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास की स्थिति का आकलन किया जाता है। यानी आय के द्वारा ही किसी भी व्यक्ति हो या राज्य हो या राष्ट्र का आय का आकलन किया जाता है। वह किसके द्वारा, तो इनकम के द्वारा, इनकम के द्वारा पता चलता है। किसके द्वारा पता चलता है, तो इनकम के द्वारा पता चलता है, अर्थात आय के द्वारा पता चलता है, आय के द्वारा। अगर आपसे कोई आय का डेफिनेशन पूछता है कि आय होता क्या है, तो बताइएगा यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है और कार्य के बदले जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होगा, जो उसे पारिश्रमिक प्राप्त होगा वह उस व्यक्ति का क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा, आय कहलाएगा। ध्यान दीजिए अगला टॉपिक जो है हम जानने का प्रयास करेंगे, अगले टॉपिक को हम जानने का प्रयास करेंगे। अब देखिए अगला टॉपिक क्या कर रहा है कि बिहार की आय। अगला टॉपिक क्या कर रहा है, बिहार की आय अर्थात इनकम ऑफ बिहार, अर्थात इनकम ऑफ बिहार। तो आर्थिक समीक्षा 2014 से 15 के अनुसार बिहार का कुल आय 3 लाख करोड़ रुपया था, जबकि प्रति व्यक्ति आय 30,930 रुपया था। प्रतिशत के मामला में देखा जाए ना, प्रतिशत के मामला में देखा जाए तो सबसे निर्धनता जो है वह उड़ीसा में है 46.4%, और याद रखिएगा सेकेंड नंबर पे हमारा बिहार आता है अर्थात 41.4%। किसके मामला में, निर्धनता के मामला में। तो वही चीज यहाँ पे लिखवा दिए हैं, आर्थिक समीक्षा 2014 से 15 के अनुसार बिहार का कुल आय, यहाँ पे जो है होगा बिहार का कुल आय जो है ना वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपया है। याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा 2014 से 15 के अनुसार बिहार का कुल आय 3 लाख करोड़ रुपया, जबकि प्रति व्यक्ति आय 30,930 रुपया है, 30,930 रुपया है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से बिहार भारत में सबसे निचले पैमाने पे है। याद रखिएगा कि प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से देखा जाएगा तो बिहार भारत का सबसे पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है, सबसे निचले पैदानों में से एक माना जाता है। याद रखिए परंतु प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक निर्धनता उड़ीसा अर्थात 46.4%, उड़ीसा अर्थात 46.4%, और बिहार जो है ना, बिहार जो है वह याद रखिएगा 41.4%। यानी पहला स्थान पे कौन आता है, निर्धनता प्रतिशत के मामला में पहला स्थान पे कौन आता है, तो उड़ीसा आता है, और दूसरा स्थान पे कौन आता है, तो बिहार आता है, बिहार आता है, बिहार आता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक समीक्षा 2014 से 15 के अनुसार बिहार का कुल आय 3 लाख करोड़ रुपया था, जबकि प्रति व्यक्ति आय जो है 30,930 रुपया था, 30,930 रुपया था। निर्धनता के मामला में प्रथम स्थान पे जो आता है वह उड़ीसा आता है, और वहां पे कितनी प्रतिशत, जो 46.4%, जबकि तीसरे स्थान पे कौन आता है, तो बिहार आता है अर्थात 41.4%, 41.4%। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य हुआ कि रैगनर नक्श जो है, रैगनर नक्श का कथन है गरीबी गरीबी को जन्म देती है। यह रैगनर नक्श का कथन है
राइगनॉक्स के द्वारा कौन सा कथन दिया गया था? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। देखिए अगले टॉपिक को देखा जाए, अगला टॉपिक क्या कह रहा है, अगला टॉपिक क्या कह रहा है। देखिए अब हम जानेंगे राष्ट्रीय आय के बारे में। हम क्या जानेंगे? राष्ट्रीय आय के बारे में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है, राष्ट्रीय आय होता क्या है। समझिए यहाँ पे अगले टॉपिक को जानेंगे राष्ट्रीय आय, जिसको कहते हैं हम इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम एनआई कह सकते हैं, एनआई कह सकते हैं। तो याद रखिएगा कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं जी? राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो अर्थात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? तो नेशनल इनकम कहते हैं। देखिए नेशनल इनकम कहते हैं, क्या कहते हैं? नेशनल इनकम। या नेशनल इनकम क्या होता है? याद रखिएगा एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को, देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को, अर्जित आय की कुल मात्रा को, आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं जी? राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कुल मात्रा को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह हुआ कि अगर आपसे कोई राष्ट्रीय आय का डेफिनेशन पूछता है तो आप बताइएगा कि एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक को जाना जाए। अगले टॉपिक जानने से पहले हम जानेंगे क्या कि प्रति व्यक्ति आय के बारे में। राष्ट्रीय आय जब जानेंगे तो हम एक टॉपिक और जानेंगे जिसको कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय जानेंगे, इसका इंग्लिश होता है पर कैपिटल इनकम। पर कैपिटल इनकम, पर कैपिटल इनकम होता है इसका इंग्लिश, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीआई कह देते हैं। अर्थात यहाँ पे समझिएगा कि प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। इसको हम डिफाइन क्या कर देंगे कि राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, कुल जनसंख्या से भाग देने पर, जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, जो भागफल प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अर्थात प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या। अगले देखिए यहाँ पे टॉपिक जानेंगे। अगला टॉपिक क्या कह रहा है, इसको जानने का हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए इससे पहले जो है हम राष्ट्रीय आय के बारे में जाने हैं। किसके बारे में जाने हैं? राष्ट्रीय आय के बारे में जाने हैं, राष्ट्रीय आय के बारे में जाने हैं। अगले टॉपिक हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आय की धारणा। देखिए राष्ट्रीय आय की धारणा जो है उपरोक्त तीन तरह से होती है। एक होता है जीडीपी, एक होता है जीएनपी और एक होता है एनएनपी। अर्थात यहाँ पे समझिएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। यहाँ पे समझिए जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी। जीडीपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और जीएनपी का पूरा नाम होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट,
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। और याद रखिएगा एनएनपी का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। अर्थात सबका नाम हम जान लिए कि जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएनपी का पूरा नाम क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। और एनएनपी का पूरा नाम होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एक एक करके सबके बारे में हम जानेंगे कि यह जीडीपी होता क्या है, जीएनपी होता क्या है और एनएनपी होता क्या है। सबके बारे में कतार बाई कतार हम जानने का प्रयास करेंगे, देखिए अब देखिए सकल घरेलू उत्पाद पूछेगा आपसे कि सकल घरेलू उत्पाद जिसको हम कहते हैं जीडीपी अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह जीडीपी होता क्या है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करें, देखिए जीडीपी पूछेगा तो बताइएगा किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो वही चीज हम लिखवा दिए हैं, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, तो याद रखिए क्या कहते हैं जी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो ध्यान दीजिए वही चीज लिखवा दिया है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो आपको लिखवा दिया गया किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं जी, सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे दिया सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, इसके बारे में जानने का हम प्रयास करेंगे। देखिए किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में, किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। किसी देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अगले टॉपिक को हम जानेंगे जिसको हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। देखिए अगला टॉपिक आ गया शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, इसको इंग्लिश में कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। अर्थात यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो यह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता क्या है। देखिए यहाँ पे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद हम कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या कहते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद को हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में से खर्चों तथा घिसावट को घटा देने पर अर्थात जीएनपी अर्थात ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में, यानी कि कहने का तात्पर्य ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद में खर्चा प्लस घिसावट को घटा देने पर, घिसावट को घटा देने पर जो बचता है उसी को हम क्या कहते हैं, एनएनपी अर्थात नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, यानी कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगले टॉपिक को देखा जाए, यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रीय है का फिर डिफिनीशन टाइप हो गया है।
तो राष्ट्रीय आय का डिफिनेशन पूछेगा तो याद रखिएगा, एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। आपसे वही लिखवा दिया है, एक वित्तीय वर्ष में देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय। और इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं। क्या कहते हैं? नेशनल इनकम कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। चलिए अगले टॉपिक को देखा जाए। राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियों से होती है? आपसे क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रीय आय जो होती है ना, राष्ट्रीय आय की गणना कितनी विधियों से होती है, इसको बताना होगा। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो है ना बुआ मेरे, राष्ट्रीय आय की गणना जो है, राष्ट्रीय आय की गणना यहाँ पे समझिए, राष्ट्रीय आय जो है ना, राष्ट्रीय आय की गणना, आय की गणना जो है वह 5 विधियों से होती है। 5 विधियों से होती है। कितनी विधियों से होती है? तो 5 विधियों से होती है, 5 विधियों से होती है। तो राष्ट्रीय आय की गणना मुख्यतः कितने विधियों से होती है? तो 5 विधियों से होती है। एक होता है उत्पादन गणना विधि, एक होता है आय गणना विधि, व्यय गणना विधि और मूल्य योग विधि और व्यवसायिक गणना विधि। कौन कौन सी विधियां होती है? तो आय उत्पादन गणना विधि, आय गणना विधि, या देखिएगा व्यय गणना विधि, मूल्य योग विधि और व्यवसायिक गणना विधि, व्यवसायिक गणना विधि। एक एक करके सबके बारे में हम आपको बताएंगे, एक एक करके सबके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला जो होता है उत्पादन गणना विधि होता है। पहला जो होता है वह कौन सी विधि होती है? उत्पादन गणना विधि। याद रखिएगा, उत्पादन गणना विधि को हम डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्या करेंगे? इस विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में, याद रखिएगा, इस विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है। समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है, एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है, सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है। तो वह मूल्यों की गणना किस विधि के अंतर्गत किया जाता है? तो उत्पादन गणना विधि के तहत किया जाता है। उत्पादन गणना विधि के तहत किया जाता है। यानी कि उत्पादन गणना विधि के तहत हम क्या देखते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना किस विधि के तहत किया जाएगा? तो उत्पादन गणना विधि के तहत किया जाएगा। उत्पादन गणना विधि के तहत किया जाएगा। दूसरा जो होता है वह कौन होता है? आय गणना विधि। आय गणना विधि, तो इस विधि के अंतर्गत याद रखिएगा इसमें, इस विधि के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के द्वारा, इस विधि के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित आय की गणना की जाती है। अर्जित आय की गणना की जाती है, आय की गणना की जाती है। यानी इस विधि के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में जो है ना, जितना आय अर्जित किया गया है इसकी गणना जो है वह किस विधि के तहत किया जाएगा? तो आय गणना विधि के तहत किया जाएगा। आय गणना विधि के तहत किया जाएगा। तीसरा जो होता है व्यय गणना विधि होता है, व्यय गणना विधि होता है। तो याद रखिएगा, इस विधि के अंतर्गत, इस व्यय गणना विधि के अंतर्गत, तो इस विधि के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के द्वारा एक वित्तीय वर्ष में कितना व्यय किया गया है इसकी गणना जो है हम किस विधि के तहत करेंगे? तो व्यय गणना विधि के तहत करेंगे, व्यय गणना विधि के तहत करेंगे। अगला चौथा जो होता है मूल्य योग विधि आता है। मूल्य योग विधि, मूल्य योग विधि, तो मूल्य योग विधि, इस विधि के अंतर्गत जो है ना, व्यक्तिगत प्रयासों से, याद रखिएगा, व्यक्तिगत प्रयासों से की गई मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। व्यक्तिगत प्रयासों से की गई मूल्यों की गणना की जाती है, की गई मूल्यों की वृद्धि में गणना की जाती है। तो यह किस विधि के तहत किया जाता है? तो मूल्य योग विधि के तहत किया जाता है। मूल्य योग विधि के तहत
किया जाता है। और पांचवा जो होता है व्यवसायिक गणना विधि। व्यवसायिक गणना विधि, तो व्यवसायिक गणना विधि में याद रखेगा, तो व्यवसायिक गणना विधि में याद रखेगा, इस विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में याद रखेगा व्यवसायिक संरचना के आधार पर, एक वित्तीय वर्ष में व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। चलिए अब हम इसको लिखवा दिए हैं, तो यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, आप यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पे समझने का प्रयास भी कीजिएगा आप लोग बच्चों, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए नेहा कुमारी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। सुमन कुमारी, राजकुमार, बहुत अच्छा बाबू, आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखिए, अगर एक बात और कि अगर आप चैप्टर 1 अगर नहीं पढ़े हैं, मेरा वीडियो आप चैप्टर 1 का नहीं देखे हैं, तो आप लोग जरूर, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, तो आप लोग जरूर उस वीडियो को देख ले। अगर वो वीडियो देख लीजिएगा तो चैप्टर 2 में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे बिना देरी का टॉपिक स्टार्ट किया जाए, जो कि क्या था, राष्ट्रीय आय की गणना, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित 5 विधियों से होती है, निम्नलिखित 5 विधियों से होती है। पहला जो होता है उत्पादन गणना विधि, पहला क्या होता है, उत्पादन गणना विधि। तो याद रखिएगा इस विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों की गणना की जाती है। सभी याद रखिएगा वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों की गणना हम किस विधि के तहत करेंगे, तो उत्पादन गणना विधि के तहत करेंगे, उत्पादन गणना विधि के तहत करेंगे। दूसरा का जो होता है आय गणना विधि होता है, तो आय गणना विधि, तो इस विधि के अंतर्गत याद रखिएगा, इस विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा अर्जित आय की गणना की जाती है, अर्जित आय की गणना की जाती है। देखिए तीसरा जो होता है व्यय गणना विधि, तो इस विधि के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में देश के नागरिकों के द्वारा किए गए व्यय की गणना की जाती है, देश के नागरिकों के द्वारा किए गए व्यय की गणना की जाती है। चौथा जो होता है मूल्य योग विधि, तो इस विधि के अंतर्गत उत्पादित वस्तुओं में व्यक्तिगत प्रयासों से की गई मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है, की गई मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। व्यवसायिक गणना विधि, तो इस विधि के अंतर्गत व्यवसायिक संरचना के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो देखिए राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 विधियों से होता है, उपरोक्त 5 विधियों से होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख विधि आय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि को माना जाता है, आय गणना विधि और उत्पादन गणना विधि को माना जाता है। तो वही चीज यहाँ पे लिखवा दिए हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 विधियों से होती है, राष्ट्रीय आय की गणना उपरोक्त 5 विधियों से होती है, परंतु सर्वाधिक प्रमुख विधि जो है उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि है। यानी कि राष्ट्रीय आय का गणना जो है 5 विधियों से होता है, लेकिन सर्वाधिक प्रमुख विधि उत्पादन गणना विधि और आय गणना विधि है, आय गणना विधि है। देखिए अगले क्वेश्चन, अगले टॉपिक को देखा जाए कि राष्ट्रीय आय की गणना, याद रखिएगा राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें, राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। देखिए राष्ट्रीय आय में याद रखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा बच्चों कि राष्ट्रीय आय में, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करना है। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां जो है निम्नलिखित हैं। याद रखिएगा राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित हैं। पहला जो होगा आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां, दूसरा जो होगा दोहरी गणना की संभावना, और तीसरा जो होगा मूल्य मापने में कठिनाइयां। देखिए हम बता रहे हैं आपको, समझने का प्रयास कीजिए
कि राष्ट्रीय आय में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयां निम्नलिखित है। पहला, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां, दोहरी गणना की संभावना, और तीसरा जो होता है मूल्य मापने में कठिनाइयां। देखिए, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि कम होनी चाहिए। राष्ट्रीय आय में वृद्धि की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि में कमी होनी चाहिए, तभी आर्थिक विकास संभव होता है। तभी आर्थिक विकास संभव होता है। यानी कि राष्ट्रीय आय बढ़ने की अपेक्षा जनसंख्या वृद्धि में कमी कर दिया जाएगा, जनसंख्या वृद्धि में कमी कर दिया जाएगा तो आर्थिक विकास संभव है। आर्थिक विकास संभव है। आर्थिक विकास संभव है। अगले टॉपिक को जानेंगे, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है? तो आय का गरीबी के साथ काफी गहरा संबंध होता है। चलिए यहाँ पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आय का गरीबी के साथ क्या संबंध है। तो बोलेंगे आय का गरीबी के साथ काफी गहरा संबंध है। आय के कम रहने पर बचत कम होता है, यानी आय कम रहेगा, यहाँ पे समझिएगा, आय कम रहेगा तो बचत कम होगा। ध्यान देके समझिए, आय कम रहेगा तो बचत कम होगा, जिससे पूंजी कम हो जाती है। तो आय कम रहेगा तो बचत कम होगा, जिससे किसी कमी हो जाती है तो पूंजी कम हो जाती है। पूंजी कम हो जाती है। कम पूंजी के कारण निवेश कम होता है। निवेश कम होता है। ध्यान देके समझिएगा मेरे बच्चों, निवेश कम होता है जिससे उत्पादन में कमी आती है। उत्पादन में कमी आने से रोजगार कम हो जाता है, जिससे आय में कमी आती है और गरीबी बढ़ जाती है। आय में कमी आती है और गरीबी बढ़ जाती है। आय का गरीबी के साथ काफी गहरा संबंध है। आय के कम रहने पर बचत कम होता है। बचत कम होने से क्या हो जाती है जी, पूंजी में कमी आने लगती है, और जब पूंजी में कमी आता है तो निवेश कम हो जाता है, और निवेश में कमी आने से उत्पादन में कमी आती है। उत्पादन में कमी आने से रोजगार में कमी आती है, जिससे आय में कमी आ जाती है और गरीबी बढ़ जाता है। गरीबी बढ़ जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। एक एक करके सबको हम समझाने का प्रयास करेंगे। एक एक करके हम सबको समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रीय आय का ऐतिहासिक परिवेश। देखिए, सर्वप्रथम 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था? 20 रुपया बताया था। 20 रुपया बताया था। सन 1868 ईस्वी में, 68 ईस्वी में जो है ना, सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया बताया था? तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है वह 20 रुपया बताया था। 20 रुपया बताया था। डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के अनुसार, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव के अनुसार 1925 से 26 में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया थी? तो 62 रुपया थी। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना रुपया थी? तो 62 रुपया थी। 62 रुपया थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 4 अगस्त 1949 को, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 4 अगस्त 1949 को, यानी कि प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। अब क्वेश्चन आपसे यह पूछ सकता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कब और किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने 4 अगस्त 1949 को, 4 अगस्त 1949 को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया। देखिए, अगला ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए 1954 में CSO अर्थात केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना किया गया। यानी राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर, राष्ट्रीय आय समिति की अनुशंसा पर CSO का स्थापना किया गया। और CSO का स्थापना कब किया गया? तो 1954 में किया गया। 1954 में किया गया। 1954 में किया गया। बाबू, आप मेहनत करते रहिए लोग, और मेहनत कीजिएगा तभी सफलता होइएगा, सफल होइएगा। और कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में सफलता पानी है तो याद रखिएगा
मेहनत करते रहना है। कलम का ताकत बहुत बड़ा ताकत होता है, कलम का ताकत बहुत बड़ा ताकत होता है। यह आपका नसीब बदलने का काम करेगा, यह आपका नसीब बदलने का काम करेगा। तो आप लोग अगर कॉपी कलम लिए बिना, कॉपी कलम लिए बिना जो है क्लास को ना देखे, कॉपी कलम लेकर इसको नोट करते रहिए, क्योंकि आपके बिहार बोर्ड के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण क्लास चल रहा है और इसमें हर पहलुओं का जिक्र किया जाएगा जिसमें आप लोगों को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए यहाँ पे जो है राष्ट्रीय आय समिति के अनुशंसा पर ही राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए सरकार ने 1954 में किसकी स्थापना किया था? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको हम CSO बोलते हैं, अर्थात सेंट्रल एस्थेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन। एस्थेटिक्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना CSO के द्वारा किया जाता है, CSO के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक आपका संपूर्ण चैप्टर 2 खत्म हो जा रहा है, यहाँ तक आपका संपूर्ण चैप्टर 1 खत्म हो गया, चैप्टर 1 खत्म हो गया। यहाँ तक आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो गया और चैप्टर 2 भी आप लोग का पूरा फाइनल कंप्लीट हो गया। यहाँ तक बनने के लिए आप लोग को दिल से थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहार।